अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अब्दुल मनान हियर। रोज़ की तरह आज की शुरुआत भी एक शेर से होगी। सो शेर अर्ज़ किया है कि कुछ मुरक्के हैं ज़िंदगानी के, चंद उन्वान हैं कहानी के, चांदनी रक्स जुल्फ शेर शराब, मुख्तलिफ नाम हैं जवानी के। इसलिए आपकी जवानी है, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। सो जवानी का भरपूर फ़ायदा उठाएं और केमिस्ट्री पढ़ें। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसने बोहर जो था उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, सबसे पहले आप ये समझे कि बोहर जो था कोवर्कर था रदरफोर्ड का, स्टूडेंट था उसका। फिर उसने जो मॉडल दिया वो मॉडल सबसे पहले बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैंने पढ़ाई थी आपको, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर इसका बुनियाद था। ठीक है। उसने ये मॉडल किस लिए दिया था, उसके तीन पर्पस, तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन, टू मॉडिफाई रदरफोर्ड मॉडल। जो ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड मॉडल में, उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए इसने ये मॉडल दिया कि भाई रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई करें। ठीक है। नंबर सेकंड पर्पस इज दैट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी किस तरह एक्सप्लेन की इसने, मैं आपको बताता हूँ। नंबर थ्री है स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। उसमें मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि जो एटम है वो मतलब रेस्ट हालत में मौजूद है, फिर भी वो मतलब वो कह रहे थे कि स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है, मतलब वो रेडिएशंस इमिट करता है। मतलब ये कोई भी एटम है, फर्ज करें सोडियम एटम रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, फिर वो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि वो मतलब रूम टेम्परेचर पे भी रेडिएशन इमिट करता है। फिर बोहर ने कहा कि भाई ऐसा होता तो कोई भी एटम मतलब एटम एनर्जी रिलीज कर करके वो तो तबाह हो गया, वो तो अनस्टेबल हो जाता। वो किस तरह देखें, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल में, इट कीप्स इमिटिंग एनर्जी। ये रिवॉल्व करते करते एनर्जी इमिट करता है। ठीक है। फिर इस मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए बोहर ने कहा भाई अगर ऐसा होता तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते, एनर्जी इमिट करते करते आखिरकार वो हद तक आ जाते कि इसकी एनर्जी जीरो हो जाती, इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी नहीं बचती। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में फॉल हो जाता और फिर एटम तबाह हो जाता। ठीक है। फिर इस दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था अगर ये बात होती तो। ठीक है। इसलिए इस मॉडल को, इस बात को मॉडिफाई करने के लिए बोहर ने एक मॉडल दिया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ये थी बात अनस्टेबल एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट एटम स्टेबल था ही नहीं कभी। इस एटम की स्टेबिलिटी बयान करने को बोहर ने ये मॉडल दिया था। ये पर्पस है बोहर के मॉडल का। ओके। नंबर सेकंड, थर्ड पर्पस इज टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। अगर ये जो एलिमेंट है, एटम है, ये अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट द एटम कैन फॉर्म द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है, पर हमने पढ़ा है कि भाई एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं करता। फिर इस बात को मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये पर्पस था किसका, बोहर के मॉडल का। ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट्स कौन सी हैं, अब हमको बोहर ने समझाया कि भाई यूं होता है, क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट विदाउट रिलीजिंग एनर्जी। बोहर ने कहा भाई जब इलेक्ट्रॉन किसी भी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो कोई एनर्जी लॉस और गेन नहीं होती। मतलब कोई के शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो के शेल में ही रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई भी एनर्जी लूज भी नहीं करेगा, कोई एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट एनर्जी रिवॉल्व एट रूम टेम्परेचर पे, ना
इमिट करेगा एनर्जी, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट के एंटी था ये। ओल्ड कह रहा था कि भाई रूम टेम्परेचर भी इमिट करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, मगर ऐसा नहीं है। बोर ने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल। इसने कहा कि भाई जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब किसी भी एटम को हमने हीट किया, मतलब उसको हमने एक्सटर्नल एनर्जी दी, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी दी हमने, फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, मतलब इसकी जो एनर्जी है इस शेल की डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से बढ़ गई। अगर इस एनर्जी इसकी शेल की अमाउंट से बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, मतलब एक और एनर्जी लेवल में, अपर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, फिर इसने कहा कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर क्या कहा इसने, एज इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल इन द एक्साइटेड स्टेट। देखिए अपने घर में कोई भी आदमी रहता है तो स्टेबल होता है, अगर कोई दूसरों के घर में चला जाएगा वो उसको धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है तो स्टेबल है, ना रिलीज करेगा एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो दूसरे के घर में, मतलब दूसरे शेल में चला गया तो उसको धक्का मारकर, मतलब वो धक्का मारकर उसको बाहर निकाल देंगे। मतलब जो एनर्जी दूसरे शेल की है वो क्या कहेगा, रीएक्साइटेड स्टेट में आएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल होगा एक्साइटेड स्टेट में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमने भाई इसको एनर्जी दी, ये सेकंड के से एल शेल में चला गया। अगर एल शेल में चला गया तो ये यहाँ पे अनस्टेबल है, मतलब किसी गैर के घर में आ गया है। अब गैर के घर में आ गया है, इसको अपने घर की याद आ रही है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करके तब ये एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी चूंकि रिलीज हो गई, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि अपने शेल की जितनी हो गई, फिर ये क्या करेगा, अपने शेल में जंप करेगा। ठीक है, अब इस तरह से इसने कहा कि भाई यूं नहीं होता कि मतलब बैठा बैठा आइटम मतलब एनर्जी रिलीज भी करता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। उसको एनर्जी देंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर फिर एनर्जी वो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होगा, फिर एनर्जी लूज करके वो क्या कहेगा, अपने शेल में आएगा। ठीक है, फिर ये एनर्जी लूज हुई। ठीक है, as electrons unstable in excited state due to higher energy it jumps to ground state, अपने ground state में आएगा by releasing energy। ओके, ठीक है, फिर नंबर 5 नंबर पे है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम mv एंड द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मास एंड जिस वेलोसिटी ये रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी, इसकी मोमेंटम और इसका प्रोडक्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, ये जो टोटल इसका सर्कमफेरेंस है, मतलब 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड सर्कमफेरेंस बराबर होगा, ये बराबर होगा एच, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट के। ठीक है, ये बात इसकी 5 नंबर पर पॉस्टुलेट थी। ठीक है, नंबर 6 पर है इलेक्ट्रॉन्स revolves in those ऑर्बिटल्स में भूल गया लिखना, भूल हो जाती है यूं, पेश में आया न करो, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया न करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स revolves in those orbitals whose angular momentum mvr is equal to integral multiple of nh upon 2 पाई। देखें, इलेक्ट्रॉन उन शेलों में, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा इसकी होल नंबर मल्टीपल से। जहां होगा, ये देखें, इससे हम ये क्वेश्चन ड्राइव करते हैं,
एम वी आर इज इक्वल टू, ये 2 पाई यहाँ पे डिवाइड करेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे आके डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इसका मास, इसकी वेलोसिटी और ये जो रेडियस का मल्टीपल है, इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व करेगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, या तो वो होगा 2 h/2 पाई, या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब 2h/2 पाई, मतलब सेकेंड शेल में होगा तो 2h/2 पाई, थर्ड में होगा तो 3h/3 पाई। ओके, इस तरह से एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा। ठीक है, नाउ बोहर ने क्या किया कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने फाइंड किया, डेरिवेशंस ऑफ रेडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहा कि भाई ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसको मालूम करने के लिए इसने क्या किया, इसने क्या कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब चूंकि हमको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इसकी चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स, देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि भाई सर्कुलर मोशन में, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो सेंटर की तरफ फोर्स है इसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं गिरता भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, मगर फोर्स तो है, मतलब ये इसको मैं फोर्स किया अपने आप की तरफ, मैं इसको खींच लाया। ठीक है, इसको क्यों नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप की तरफ खींचता, मतलब न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता इलेक्ट्रॉन। सो इसको समझने के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ब्लैक लाइन से मैं शो करता हूं, दैट इज CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। centripetal force towards the center and centrifugal force opposite to the center, मतलब outwards the center, मतलब जो सेंटर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंटर के मतलब सेंटर से बाहर खींचेगा वो होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 2 काइंड्स ऑफ फोर्स बोहर ने कहा कि मौजूद हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर electrons revolves around the nucleus without releasing energy. Without releasing energy, it can revolve according to Bohr. Okay. Due to this, इसलिए this equal this equal and opposite force are acting. इसलिए ये जो बहुत बहुत इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन में चेंज है, ये टुवर्ड्स सेंटर आउट ऑफ द सेंटर है। ओके, नाउ द डेरिवेशन ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब किसी भी ऑर्बिट की डेरिवेशन की है इसने, बोहर ने। सबसे पहले हमें पता है कि भाई कूलम्स लॉ के हिसाब से ये जो F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखें F जो है फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स, K कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, Q1 बराबर है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब फर्स्ट चार्ज, and Q2 charge of electron, and R is the distance between proton and electron, or the neutron, nucleus and electron. Okay, ये मैंने लिखा है कि भाई जो प्रोटॉन की चार्ज है इससे मैंने ZE पॉजिटिव से शो किया है और इलेक्ट्रॉन की चार्ज को ZE नेगेटिव से शो किया। ठीक है, फिर ये K सेम है, R स्क्वायर सेम है। ठीक है, फिर FC बराबर हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखें ये जो वैल्यू ऑफ K है, ये K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। इस K का जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट,
अब इस k का 1/4 एप्सिलॉन नॉट मैंने इसमें पुट किया तो जवाब आया ZE²। ZE ये चार्ज और ये चार्ज मल्टीप्लाई हो गया ZE²/4πε0, ये R² सेम, ये वैल्यू आ गया किसका, k का। ठीक है, अब हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि बराबर है mv²/r के, और सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमने ड्राइव किया है कि बराबर है ZE²/4πε0r²। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी। इसका जो वैल्यू है 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल इंटू मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट और वैल्यू है। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट आर द अपोजिट इन द डायरेक्शन। ओके, सो ये जो आर है ये आर से कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पे 2 आर है, 1 आर बचेगी। फिर हो गया mv² बराबर हो जाएगा ZE²/4πε0r², से 1 आर गई, बची 1 आर। ठीक है, अब चूंकि ये यहाँ पे वेलोसिटी है, हम यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे। वेलोसिटी का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे भाई, ये हमने पढ़ा है कि mv² मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, ये हमने पढ़ा है भाई, एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π। अब ये जो m और r है इसको हम बाहर निकालेंगे, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये 2π से जाके डिवाइड करेंगे, v का वैल्यू मिलेगा nh/2πmr। सो ये जो v का वैल्यू है ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब क्योंकि v के उस ऊपर स्क्वायर है तो n² h²/2 का स्क्वायर 4² π² m²r², ये हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया, ये हमने सेम रख दिया कि भाई ZE²/4πε0r। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ये m और ये m आपस में कैंसिल हो गए, एक ये m कैंसिल, एक ये m कैंसिल, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर है, एक m फिर भी बाकी है। ठीक है, m और m कैंसिल हो गए। ठीक है, 4π², एक 4π, मतलब 4π, एक पाई बची। ठीक है, और r² एक आर का। अब आफ्टर द कैंसिलेशन द रिमेनिंग वैल्यूज आर n² h²/πmr इज इक्वल टू ZE²/0। अब ये रिमेनिंग वैल्यू है। ठीक है, अब ये चूंकि हमें इस r का वैल्यू मतलब रेडिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें मालूम करना है, फिर ये जो बाकी की क्वांटिटीज हैं इसको हम बराबर के उस साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, सो r बराबर होगी n² h²/0 πm/ZE²। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, r बराबर हो जाएगा n² h² ε0 πm² ZE²। ठीक है, ये बराबर हो गया r का। देखें, अब ये जो सब चीजें हैं भाई, प्लांक्स क्वांटम कांस्टेंट का वैल्यू भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, और पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी कांस्टेंट है। मतलब ये सारा जो है, इस सारे को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो हमें आंसर आएगा वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमें पता चला कि ये तो n1 है, मतलब ये हमने अगर n1 रखा, पहले ऑर्बिट का रेडियस होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 0.53 ही आएगा। ठीक है, फिर अगर n का वैल्यू चेंज हो, मतलब n तो चेंज हो सकती है भाई, इधर पहले ऑर्बिट का होगा, दूसरे का होगा, तीसरे का होगा। ठीक है, फिर मतलब n डिपेंडेंट है। फिर क्या कहेगा भाई, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे, इसके
कांस्टेंट आ जाएगा। ए ए इज द बोहर्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 0.5। अब ए का जो वैल्यू है 0.53 है उस इंटू एन स्क्वायर, मतलब दूसरे शेल के लिए दूसरे शेल का रेडियस मुझे मालूम करना है, तो 0.53 जो वैल्यू है किसका, ए का, इंटू टू स्क्वायर, टू इसका मतलब 4। देखें आपको बिल्कुल इजी करके देता हूँ, 0.53 इंटू 4, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करना बहुत मतलब डिफिकल्ट लगेगा, पर आप इतनी बात समझिए, 0.53 को मत देखें। अब 4 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें पता है कि भाई 2 आएगा, क्योंकि 4 का आधा जो हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर मतलब जो ऑप्शन में होगा, जो भी ऑप्शन 2 से रिलेटेड हो, मतलब किसी में 3 होगा, 4 होगा, मतलब जिसमें भी 2 हो उसका क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। इसलिए इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो 2.12 आएगा, आई थिंक, एंगिस्ट्रॉम, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये होगा, मतलब 2 का आधा हो गया, ठीक है। फिर नोट दिया है बोहर ने कि बोहर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब ये जो ये जो मॉडल था बोहर का, वो उन स्पीशीज पे, उन एटम्स पे एप्लीकेबल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे शेल में जंप करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और स्पेशली लाइक हाइड्रोजन, हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, ठीक है। अगर हमें हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम हो तो उसका रेडिया मालूम करने के लिए हमें फार्मूला है कि 0.53 इंटू एन अपॉन में जेड एटॉमिक नंबर। देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1, ठीक है। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 0.53 ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट इंटू 1 अपन में 2, 0.256, ये आ गया हीलियम के पहले ऑर्बिट का रेडियस। ओके, थैंक यू वेरी मच।